हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑल इन वन क्लासेस में। तो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिया। ठीक है, क्रिया में सकर्मक और अकर्मक क्रिया परीक्षाओं में खूब पूछी जाती है दोस्तों। ओके, और परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी है और वाच्य भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप उत्तराखंड में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें दोस्तों, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। तो दोस्तों आपके जो हमने जो कल टेस्ट लिया था सर्वनाम और विशेषण का, उसमें आपको कई डाउट थे और काफ़ी क्वेश्चन के आपने क्वेश्चन भी दिए कि सर इसमें ये नहीं ये होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कोई और ऑप्शन होना चाहिए था। तो उसी को पहले हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए आपके सबसे पहले कमेंट ले लेते हैं दोस्तों। ओके, तो दोस्तों पहला डाउट है श्वेता त्रिपाठी जी का और इसमें है, इन्होंने लिखा है कि सर थर्ड क्वेश्चन में पुरुषवाचक होना चाहिए। ठीक है, सेकंड में पुरुषवाचक होना चाहिए और फिफ्थ में भी पुरुषवाचक होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, एंड सेवन में निजवाचक नहीं होना चाहिए क्योंकि वो किसी अदर पर्सन के लिए यूज हो रहा है, तो खुद के लिए नहीं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं दोस्तों। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा। इन्होंने अपना डाउट क्लियर करने के लिए तुरंत कमेंट कर दिया और देखिए इससे आपका डेडिकेशन पता चलता है। ठीक है, और इससे पता चलता है कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी या अपने जो आपका गोल है उसको कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं दोस्तों। ओके, और काफ़ी कमेंट भी किया इन्होंने और जो जो इनको डाउट था उन्होंने क्वेश्चन नंबर भी लिखा। ओके, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई और एक अच्छे टीचर की भी ये विशेषता होनी चाहिए या ये गुण होना चाहिए कि वो अपनी गलती को सुधारे, अपनी गलती को माने। ओके, ऐसा नहीं कि कमेंट लिख दिया तो उसको ना पढ़े या उसका रिप्लाई ना करे। ठीक है, गलती किसी से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, लेकिन उसे सुधारने का प्रयास हमें ही करना है दोस्तों। ओके, तो थैंक्स आपका, काफ़ी अच्छा लगा मुझे और आपकी तैयारी को देख के मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई। तो आपका क्वेश्चन था कि थर्ड में पुरुषवाचक होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर पुरुषवाचक ही होगा दोस्तों। माफ़ी चाहूँगा, मैंने आप निजवाचक लगता है निजवाचक ही दे दिया था उसका। ठीक है, तो मैं इसका जो आंसर की बनाता हूँ तो उसमें देखने में कुछ गलतियाँ हो गई थी दोस्तों। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा और इससे पता चलता है कि आपने प्रीवियस वीडियो काफ़ी अच्छी तरीके से देखी है। ओके, पुरुषवाचक में ये होगा दोस्तों उत्तम पुरुष का भेद है। ठीक है, मैं जो है ये उत्तम पुरुष का भेद होगा, जबकि निजवाचक जो है वो आप अगर आता है कि आप किस प्रकार का सर्वनाम है तो आप निजवाचक सर्वनाम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था इनका कि सेकंड में भी पुरुषवाचक होना चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन था प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है इसमें कौन ही होगा। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में इसमें सेकंड आपने शायद क्वेश्चन नंबर गलत लिख दिया। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन था आपका कौन आ रहा है इस वाक्य में कौन कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, तो देखिए कौन आ रहा है इस वाक्य में आपने कहा कि पुरुषवाचक सर्वनाम होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें तो ऑप्शन में ही पुरुषवाचक नहीं है। ठीक है, तो कौन आ रहा है तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ओके, इस डाउट को आप क्लियर कर देना कि कौन आ रहा है। देखिए कौन आ रहा है, ठीक है, इसमें अनिश्चय है। ठीक है, कौन कौन आ रहा है ये पता नहीं है, तो कौन जो है ये कौन है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट था आपका कि सेवंथ क्वेश्चन में निजवाचक नहीं होना चाहिए क्योंकि वो किसी और के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो आप आजकल कहाँ हैं इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है, तो डेफिनेटली इसमें निजवाचक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू व्याकरण, अगर हम व्याकरण के हिसाब से चलें, देखिए काफ़ी वीडियोस में मैंने देखा है कि आपको बिना किसी सेंटेंस को देखते हुए आपको निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण दे दिया जाता है, लेकिन व्याकरण है दोस्तों, व्याकरण एक शब्द पर निर्धारित करती है। आपको पहले सेंटेंस जानना पड़ेगा कि आप किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है, तो आप में निजवाचक नहीं होना चाहिए जबकि आप में दोस्तों पुरुषवाचक होना चाहिए। ठीक है, मध्यम पुरुषवाचक, ठीक है, या माध्यम पुरुषवाचक होना चाहिए। ओके, तो ये थे आपके डाउट और काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपने डाउट किया। इसके अलावा और कमेंट भी आए जो कि सपोर्टेबल कमेंट थे, उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ, उनके नाम दिखा देते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके मैं बोलता हूँ कि
कोई भी डाउट आपको वीडियो से रिलेटेड, आप जब वीडियो देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों। ओके, इससे आपकी एक तैयारी तो बेहतर होती है। देखिए, आप जब किसी से हटके कुछ करते हैं तो आप औरों से बेहतर बनते हैं दोस्तों। ओके, इस बात को याद रखना। तो आप कुछ अलग कर रहे हो, कुछ अलग करने का प्रयास कर रहे हो तो आप अलग बनोगे, ठीक है। और आप जो सोचा आपने उसको भी जरूर ही अचीव कर पाओगे दोस्तों। तो देखते हैं और कमेंट भी। तो श्वेता त्रिपाठी जी हमारी रेगुलर व्यूअर्स हैं और रेगुलर ये वीडियो देखती हैं, कमेंट भी करती रहती हैं, तो काफ़ी। नेक्स्ट विमल कोहली जी लिखते हैं कि भाई जी इस सीरीज़ को प्लीज़ कंप्लीट करवा देना। तो देखिए विमल कोहली जी, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। उत्तराखंड का जितना भी हिंदी का सिलेबस है, ठीक है, उसको हम कंप्लीट करवाएंगे। इसके अलावा देखिए दोस्तों, 50 से 60 जो है टेस्ट सीरीज हम करेंगे, ठीक है। हमारा टारगेट ये नहीं है कि आप कंप्लीट कोर्स को कंप्लीट करवा दिया। देखिए, जो पेपर का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम 50 से 60 सीरीज करेंगे दोस्तों, जिसमें कि 20 से 40 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, और डेली हम उसको सीरीज को करेंगे। तो आपको हिंदी में दोस्तों आपकी तैयारी बहुत इम्प्रूव कराना मेरा कर्तव्य है, ठीक है। देखिए, जहाँ दूसरे लोग हिंदी को छोड़ देते हैं, वहीं आपने हिंदी को एक अपना स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाते हुए चलना है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट है सुमित जोशी सर, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी तथा विपरीतार्थी शब्द कौन से शब्द भेद के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, ये जल्द टॉपिक आने वाला हमारा। एकार्थी हुआ, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी, पर्यायवाची, ठीक है। इसके अलावा देखिए प्रत्यय छूट रखा है, अभी उपसर्ग छूटा हुआ है, ठीक है। तो ये भी आएंगे, मुहावरे आएंगे, अभी आपके लोकोक्ति जो भी हैं वो सभी आएंगे दोस्तों। ओके, तो आप निश्चिंत रहिए, नेक्स्ट टॉपिक इसी का ही होगा। नेक्स्ट है आयुषी चाबरा, ठीक है। वेरी गुड वे टू टीचिंग सर, पहले आप इजी वे में समझाते हैं, देन टेस्ट भी लेते हैं, जिससे और क्लियर भी होता है और याद भी रहता है। थैंक यू सर, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। तो थैंक यू सो मच आयुषी छाबरा, और ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए तो काफ़ी अच्छा लगता है। बबीता कोठारी जी कहती हैं कि आज की वीडियो बहुत अच्छी थी सर, जीएस की तैयारी भी करवा दीजिए। तो देखिए, जीएस की एक मैं डेमो क्लास लाऊंगा, ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा और अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है। जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे दोस्तों, ठीक है, जो भी उत्तराखंड का सिलेबस है। तो अगर आप उसको सपोर्ट करेंगे तो हम उसको ज़रूर चलेंगे। और मेरा तो वही रहता है कि एक क्वेश्चन से आपको लगभग 5 से 10 इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्रिया और सकर्मक, अकर्मक और वाच्य आपको ट्रिक के हिसाब से बताने का प्रयास करूंगा, और काफ़ी इजी तरीके से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले है कि क्रिया, क्रिया की परिभाषा जान लेते हैं कि क्रिया होती क्या है, ठीक है। तो देखिए, जिस शब्द से किसी कार्य के होने की प्रवृत्ति प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि जिस किसी भी शब्द से ऐसा प्रतीत होता है कि काम हो रहा है, वह क्रिया कहलाती है, ठीक है। जैसे पढ़ना, ठीक है, पढ़ने की क्रिया, लिखना, लिखने की क्रिया, चलना, खाना, दौड़ना इत्यादि, जो ये शब्द होते हैं ये क्रिया के उदाहरण होते हैं दोस्तों। ओके, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा क्रिया क्या होती है, ठीक है। कार्य होने की प्रवृत्ति प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्रिया, ठीक है। तो कुछ पॉइंट हैं, तो देखिए इनको भी देख लेते हैं। क्रिया एक विकारी शब्द है, ये आपको याद रखना है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये क्या है, विकारी शब्द है। और क्रिया भी एक विकारी शब्द है, जिसके रूप, लिंग, वचन तथा पुरुष के अनुसार बदलते हैं, ठीक है। विकारी शब्द होते ही वही हैं जो जिनका रूप, लिंग, वचन तथा पुरुष के आधार पर बदल जाता है, ठीक है। क्रिया के रूप में यह परिवर्तन हिंदी की अपनी विशेषता है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट है क्रिया का मूल धातु होता है, ठीक है। अब धातु क्या होती है, तो देखिए धातु क्रिया पद के उस अंश को कहते हैं जो प्राय सभी रूपों में अपनी उपस्थिति दर्शाता है। वस्तुतः जिन मूल अक्षरों से क्रिया का निर्माण होता है उन्हें धातु कहते हैं। ओके, तो परिभाषा तो ये रही, तो आप नहीं समझ पाएंगे तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, पढ़ना, ठीक है। तो पढ़ना क्रिया में पठ धातु है, ठीक है, पठ से बनता है पढ़ना, और ना जो है वो प्रत्यय है। देखिए, उपसर्ग जो होते हैं अभी डिस्कस करेंगे, उपसर्ग प्रत्यय किसे कहते हैं। उपसर्ग जो होते हैं वो दोस्तों शब्द के पहले लगते हैं, ठीक है, जबकि प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में लगते हैं। जैसे पठ धातु में ना प्रत्यय लगा तो ये हो गया पढ़ना, ठीक है। ओके दोस्तों, तो धातु आपको पता चल चुका होगा। जैसे पढ़ना में हो गया पठ धातु, ठीक है। पठति, पठता, पठंती, ये आपने नहीं पढ़ा होगा, संस्कृत में है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों क्रिया के भेद। ओके, तो देखिए रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ठीक है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। देखिए वीडियो को आप ध्यान से देखोगे तो आप कभी भी जिंदगी में सकर्मक और अकर्मक में कंफ्यूज नहीं होंगे दोस्तों।
ओके, तो दो भेद मैंने आपको बता दिया क्रिया के, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए कि कर्म व कर्ता में क्या अंतर होता है। ठीक है, इसी पे दोनों सकर्मक व अकर्मक क्रिया टिकी हुई है। तो देखिए कर्म क्या होता है, देखिए राम खाना खाता है। ठीक है, राम खाना खाता है, तो इसमें राम करता है दोस्तों, करता हुआ होता है जो क्रिया को करता है। ठीक है, इसी सिंपल आप ये लीजिए, जो क्रिया को करेगा वही करता होगा। ठीक है, जबकि खाना क्या है, कर्म है। तो देखिए राम खाना खाता है, खाना हो जाएगा इसमें कर्म, और राम खाना को खाता कौन है, राम, तो राम क्या हो जाएगा, कर्ता। ऐसी है गाय चारा खाती है, तो गाय हो जाएगी इसमें कर्ता, व चारा हो जाएगा इसमें कर्म। ठीक है, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया है दोस्तों, तो थम्स अप जरूर कीजिएगा, लाइक का बटन प्रेस जरूर कीजिएगा दोस्तों। ओके, तो आई होप आपको कर्म व कर्ता में अंतर पता चल गया है। अब देखिए दोस्तों सकर्मक क्रिया। देखिए सबसे पहले हम सकर्मक शब्द को जानेंगे दोस्तों। ठीक है, इस शब्द को तोड़ेंगे। ओके, सा कर कर्मक। ठीक है, सा मतलब होता है साथ, जिसके साथ में कर्म हो उसी को सकर्मक क्रिया कहेंगे दोस्तों। ओके, अब देखिए परिभाषा देख लेते हैं पहले। सकर्मक क्रिया, क्रिया को, उस क्रिया को कहते हैं जिसका फल कर्ता पर ना पड़कर कहीं और पड़े, यानी कि कर्म पर पड़े। यहाँ पे कर्ता होगा, ठीक है, कर्ता। ओके, सकर्मक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसका जो फल है, फल या प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कहीं और पड़े। ठीक है, लिखा हुआ है कर्म, या तो कर्म के साथ ही होगा, यानी कि कर्म पे ही पड़ेगा। ठीक है, सकर्मक क्रिया के साथ कर्म रहता है। ओके, क्या रहता है, कर्म, या उसके रहने की संभावना होती है। तो डायरेक्ट आपको ट्रिक से ये याद रखना है कि सकर्मक क्रिया वह होगी जिसमें कर्म ऐड होगा। ठीक है, जो प्रभाव है वो कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े। उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लेते हो दोस्तों, जैसे राम खाना खाता है। ठीक है, तो राम खाना खाता है, इस वाक्य में क्रिया का फल भोजन पर पड़ता है। तो ट्रिक यही है दोस्तों कि आपको याद रखना है, कर्म उन वस्तुओं को कहते हैं जिनमें कि कुछ अंतर या कुछ, यानी कि जो चीज़ कुछ कम होती हो, कुछ ज़्यादा होती हो, ठीक है, या कोई नष्ट होती हो, तो उनको कर्म कहा जाता है। अब जैसे राम खाना खाता है, तो खाना क्या है, खाना खाएगा तो दोस्तों खाना खत्म होगा ना। देखिए खाना खत्म होगा तो प्रभाव किस पे पड़ेगा, खाने पे पड़ेगा, है ना। अब मैंने बोला राम खाना खाता है, तो इस वाक्य में क्रिया क्या हो जाएगी, क्रिया का फल किस पे पड़ेगा, भोजन पे पड़ेगा, क्योंकि भोजन तो खत्म हो जाएगा ना दोस्तों, तो कर्म पर पड़ेगा। ठीक है, तो ये अभी मैंने आपके लिए 10 उदाहरण रखे हैं दोस्तों, सकर्मक व अकर्मक के, पूरा क्लियर हो जाएगा उसमें, आप वीडियो को देखते रहिए। अब आते हैं दोस्तों अकर्मक। ठीक है, अकर्मक, तो देखिए अकर्मक यानी कि अ मतलब नहीं, जिसमें कर्म नहीं हो, यानी कि फल, जो फल या प्रभाव होगा वो किस पे पड़ेगा, कर्ता पे पड़ेगा। ये आपको याद रखना है, सकर्मक में कर्म पे प्रभाव पड़ेगा, जबकि अकर्मक पे कर्ता पे। बस यही ट्रिक है, जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़े उसे कर्मक अकर्मक क्रिया कहते हैं। सिंपल है। अकर्मक क्रिया के साथ कोई कर्म कारक नहीं होता, ये आपको याद रखना है। कर्म जहाँ पे आपको नहीं मिलेगा और डायरेक्ट प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा, वहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ओके, उदाहरण से आप समझ जाएंगे। जैसे मोहन हंसता है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी कर्म नहीं है। ठीक है, हंसने का प्रभाव डायरेक्ट किस पे पड़ता है, पड़ रहा है मोहन पे। तो देखिए हंसने या रोने की क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे कर्म तो है नहीं दोस्तों, तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रभाव किस पे पड़ेगा, कर्ता पे। ओके, ठीक है, तो उदाहरण देख लीजिए। इस उदाहरण के बाद आपको कभी भी अकर्मक व सकर्मक क्रिया में कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, और देखिए जब आता है तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और गलत क्वेश्चन टिक कर देते हैं। अब जैसे देखिए राहुल घूम रहा है, तो आप बताइए कि राहुल घूम रहा है, ऑप्शन आप लिखिए, कमेंट कीजिए कि राहुल घूम रहा है, तो उसमें प्रभाव किस पे पड़ रहा है, बताइए। तो इसमें कर्म तो है नहीं दोस्तों। ठीक है, इसमें कर्म तो है नहीं, तो राहुल घूम रहा है, तो इसमें डायरेक्ट प्रभाव किस पे पड़ रहा है, घूमने का प्रभाव राहुल पे पड़ रहा है, यानी कि कर्म पे, सॉरी कर्ता पे पड़ रहा है। तो कर्म तो यहाँ पे है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अकर्मक हो जाएगा। आ को मैं ए से लिखता हूँ, ठीक है, अकर्मक हो जाएगा। अब यह गाय ने चारा खाया, देखिए चारा का प्रभाव, ठीक है, खाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, चारे पे, क्योंकि चारा क्या है, खत्म होना है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्म है, कर्म क्या है, चारा। ओके, तो चारा यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे कर्म है। नेक्स्ट है राधा मूर्ति बनाती है, क्या बनाती है, राधा मूर्ति बनाती है, तो यहाँ पे कर्म है दोस्तों, कमेंट कीजिए कि नहीं है। तो वेरी गुड, यहाँ पे कमेंट करिए। तो यहाँ पे मूर्ति जो है दोस्तों वो कर्म है।
ठीक है, जबकि राधा एक कर्ता है। लेकिन प्रभाव किस पे पड़ रहा है दोस्तों? मूर्ति पे पड़ रहा है। ओके, मूर्ति बनाई जा रही है तो मूर्ति क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे भी दोस्तों सकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों जंगली हाथी भाग गया। अब जंगली हाथी भाग गया तो प्रभाव किस पे पड़ा? जंगली हाथी पे, यानी कि हाथी पे पड़ा ना दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अकर्मक। यहाँ पे कर्म है ही नहीं। नेक्स्ट है राहुल स्कूल साइकिल से गया। किससे गया? साइकिल से। तो साइकिल क्या है? यहाँ पे कर्म है दोस्तों। ठीक है, तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है? साइकिल पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सकर्मक हो जाएगा दोस्तों। ओके, अब है रोहित क्रिकेट खेलता है। तो बताइए, रोहित क्रिकेट खेलता है तो उसमें प्रभाव किस पे पड़ रहा है? क्रिकेट पे पड़ रहा है दोस्तों। ठीक है, रोहित क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। तो क्रिकेट खेलेगा तो क्रिकेट में हो जाएगा आपका सकर्मक दोस्तों। ओके, कमेंट कीजिए आप भी टेस्ट लगाने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों कुत्ता हड्डी चबाता है। ठीक है, तो कुत्ता हड्डी चबाता है, इसमें प्रभाव किस पे पड़ रहा है दोस्तों? हड्डी पे पड़ रहा है, क्योंकि हड्डी खत्म हो रही है ना, और हड्डी को चबाया जाता है तो हड्डी क्या हो जाएगा? इसमें कर्म है दोस्तों। ओके, तो ये हो जाएगा सकर्मक। ओके, आपको क्लियर हो रहा होगा दोस्तों, तो आप थम्स अप जरूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक का बटन प्रेस जरूर कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट है मिल्खा सिंह तेज दौड़ता है। अब बताइए यहाँ पे कर्म है कि नहीं है? तो देखिए, मिल्खा सिंह तेज दौड़ता है तो इसमें कोई भी कर्म नहीं है दोस्तों। ठीक है, तेज दौड़ने का प्रभाव सीधे डायरेक्ट किस पे पड़ रहा है? मिल्खा सिंह पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है सीता तेज गाती है। तो बताइए, सीता तेज गाती है, इसमें सकर्मक क्रिया होगी कि अकर्मक क्रिया होगी? तो इसमें भी गाने का प्रभाव सीता पे पड़ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट है बच्चा दिन भर रोता है। तो बच्चा दिन भर रोता है, इसमें भी अकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि रोने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? बच्चे पे। ठीक है, तो देखिए ऐसी कोई भी वस्तु जो कि नष्ट होती है यानी कि कम होती है, जैसे राम खाना खाता है तो खाना क्या होता है? खाना खाया जाता है तो खाना कम होगा। ठीक है, तो वहाँ पे कर्म है। अब मैंने बोला राम सेब खाता है, तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है? सेब पे पड़ रहा है ना, राम सेब खाता है। ठीक है, मैंने बोला राम खाता है, एक ऑप्शन ले लीजिए, राम खाता है। देखिए, जब राम खाता है तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है? राम पे पड़ रहा है दोस्तों। ओके, तो डायरेक्ट प्रभाव राम पे पड़ रहा है तो वहाँ पे अकर्मक हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे कर्म है ही नहीं। अब मैंने बोला कि राम सेब खाता है तो वहाँ पे कर्म ऐड हो गया ना, है ना, तो वहाँ पे राम सेब खाता है तो कर्म ऐड हो जाएगा, तो वहाँ पे सकर्मक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपसे कोई चीज़ छूटे ना, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। ओके दोस्तों, लेकिन आपको इसके बाद कोई भी डाउट नहीं होगा दोस्तों। अगर डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, अब आते हैं दोस्तों कुछ क्रिया के और भेद। ठीक है, द्विकर्मक क्रिया। तो देखिए, द्विकर्मक क्रिया जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि द्वि यानी कि दो। कुछ क्रियाएं एक कर्म वाली होती हैं, जबकि कतिपय यानी कि अन्य दो कर्म वाली भी होती हैं। ऐसी क्रियाओं को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ओके, जैसे उसने राम को डंडे से मारा, यहाँ दो कर्म है। अब दो कर्म कौन कौन से हैं? देखिए, उसने जो है वो करता है, डायरेक्ट प्रभाव किस पे पड़ रहा है? उसने, यानी कि जो मैंने आपको क्या बताया कि कर्ता कौन होता है? जो क्रिया को करता है। ठीक है, जिससे क्रिया के होने का पता चलता है। ठीक है, उसने राम को डंडे से मारा, तो राम को और डंडे से यहाँ पे दो क्रिया हुई। राम को मारा, अगर यहाँ पे होता है कि राम को मारा तो देखिए एक क्रिया बनी कि राम को। ठीक है, दूसरी क्रिया बनी डंडे से। ठीक है, और क्रिया हो गई मारा। ओके, तो द्विकर्मक क्रिया यानी कि द्विकर्मक यानी कि दो क्रम है यहाँ पे, राम को और डंडे से। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके, उसने राम को डंडे से मारा, तो उसने क्या हो गया? कर्ता, राम को और डंडे से हो गया दोस्तों द्विकर्मक क्रिया। नेक्स्ट आता है दोस्तों संयुक्त क्रिया। अब देखिए, संयुक्त यानी कि संयुक्त मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना। ओके, तो देखिए जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। ओके, ये आपको याद रखना है। जैसे वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। देखिए, कहीं पे पहुंचना और कहीं पे गया, यानी कि जैसे राम गया तो यहाँ पे एक ही क्रिया है। देखिए, राम पहुंच गया, पहुंचा भी और वहाँ पे चला भी गया, तो यहाँ पे दो क्रिया है। ठीक है, संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया प्रधान होती है
जैसे पहुंच गया, तो पहली क्रिया प्रधान होगी तथा बाद वाली क्रिया उसमें विशेषता उत्पन्न करती है। ठीक है, जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, ठीक है, तो पढ़ना क्या होगी, एक क्रिया होगी। ठीक है, पढ़ना और सकना दोनों क्रिया हैं, लेकिन पढ़ना जो है वो प्रधान क्रिया है, पढ़ना क्रिया है। सकना कोई पढ़ने की क्रिया में नहीं आता है, लेकिन उसमें विशेष अर्थ प्रदान करने के लिए सकना का उपयोग किया गया है। ठीक है, अब दो क्रियाओं को उदाहरण देख लीजिए, जैसे लेट जाना, गिर जाना, बेच लेना। ठीक है, दो क्रियाएं जहाँ पे आपको दिखेंगी वहाँ पे संयुक्त क्रिया हो जाएगी दोस्तों। ओके, नेक्स्ट है सहायक क्रिया। ठीक है दोस्तों, तो सहायक क्रिया क्या होती है, जिसपे किसी सहायक यानी कि किसी बल प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायता करने वाली क्रिया को सहायता क्रिया कहते हैं दोस्तों। ओके, तो जैसे उसने बाघ को मार डाला। ठीक है, उसने बाघ को मार डाला, इसमें मारना देखिए दोस्तों, इस वाक्य में मुख्य क्रिया है दोस्तों मारना। ओके, जिसके अर्थ को स्पष्टता प्रदान करने वाली क्रिया डालना है। ठीक है, जैसे और उदाहरण है इसके, थे, हम जा रहे थे, तो थे भी एक सहायक क्रिया है। हुए, ठीक है, जैसे रहे, ठीक है, तुम कहाँ रहे, ठीक है, तो ये भी एक सार्थक क्रिया या सार्थक या सहायक क्रिया इसको बोल सकते हैं। ओके, ये आपको क्लियर हो चुका है दोस्तों। ठीक है, अब आता है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया होता है जिस क्रिया में किसी कार्य के हो जाने का बोध होता है, यानी कि एक क्रिया आपकी हो चुकी है और दूसरी क्रिया चल रही है। ठीक है, उदाहरण देखिए दोस्तों, जैसे आज उसने पेट भरकर खाया, वह नहा कर गया। तो देखिए एक क्रिया यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और नेक्स्ट यहाँ पे चलती है। जैसे उसने पेट भरकर खाया, वह नहा कर गया, तो देखिए नहा कर गया, तो देखिए यहाँ पे एक क्रिया हो चुकी है, वह नहा चुका है और अब चला जा चुका है। ठीक है, तो नहा कर गया। पेट भरकर खाया, तो पेट भी भरा और खाया भी। ओके, तो जहाँ पे आपको कर दिखेगा वहाँ पे आपको समझ जाना है कि वहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होगी दोस्तों। ओके, नेक्स्ट दोस्तों वाच्य हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो कल मिलते हैं। आपके अगर कोई डाउट व क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।